Assalamualaikum dear students, वेलकम टू उनवलास इंग्लिश ग्रामर स्कूल यूट्यूब चैनल। और आज हम जो है वो क्लास 8 केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट को बता चलूँ कि हमने जो है वो क्लास 8 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लिया है, केमिकल कॉम्बिनेशन नाम है। और उस चैप्टर के 2 क्वेश्चंस जो है वो या इससे पहले के जो 2 लो हैं वो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो लिहाजा इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जिसमें मल्टीपल प्रोपोर्शन के लॉ के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, इसको आप एक्सप्लेन करें एग्जाम्पल्स की मदद से। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा है कि इन 1803 यानी 1803 में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सर जॉन डाल्टन प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। 1803 में ये लॉ बयान हुआ है और बयान करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है जॉन डाल्टन। उन्होंने ये जो है वो थ्योरी, ये नज़रिया जो है वो पेश किया जिसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहा जाता है। अब ये लॉ क्या है, इसके अंदर क्या स्टेटमेंट या थ्योरी उन्होंने अपनी बयान की, इसको हम स्टेटमेंट के अंदर पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि इफ़ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स then the masses of one element combined with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole number or simple multiple ratio। अब इस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, वो कहता है कि अगर 2 एलिमेंट्स, ठीक है, मिलकर 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उनका जो मास होगा और उसके मास का जो हम रेशो लेंगे, तो एक वो कंपाउंड जो कि चेंज हो रहा है उसके मास का अगर हम रेशो लेंगे तो वो स्मॉल होल नंबर में होगा या सिंपल मल्टीपल रेशो में होगा। इसने ये स्टेटमेंट बयान की है। अब इसको हम डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर और एग्जांपल में समझते हैं कि कंपाउंड्स के साथ ये लॉ किस तरीके से काम करता है। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि द लॉ एक्सप्लेन दैट द 2 एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड्स विद डिफरेंट मास रेशो। यानी कि ये लॉ हमें ये बता रहा है कि जो 2 कंपाउंड्स हैं वो मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट्स हो गए, वो 2 एलिमेंट्स मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, यानी डिफरेंस मास रेशो के ज़रिए से। ठीक है, अब एग्जांपल में हम देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल यहाँ पर है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1 कार्बन और ऑक्सीजन की। ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर्म 2 ऑक्साइड, यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो ये एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। अब देखें यहाँ पर नंबर 1 कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है CO। इसके अलावा कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो एक और कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ मैंने ऑक्सीजन के साथ डाई का वर्ड इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 कंपाउंड्स हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट्स हैं, तो लिहाजा हम यहाँ पर इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के 2 ही एलिमेंट्स हमारे पास सेम, कार्बन और ऑक्सीजन। इन्होंने मिलकर आपस में कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कंपाउंड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड का भी कंपाउंड बनाया। अब जब हम इन कंपाउंड्स को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हेयर डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन। अब चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर देखें, कार्बन कार्बन दोनों कंपाउंड्स में सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है कि हेयर डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन आर कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ कार्बन, यानी मुख्तलिफ मासेस हैं ऑक्सीजन के, लेकिन कार्बन का जो मास है वो दोनों में सेम है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन की तादाद एक ही है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन की तादाद एक ही है। ठीक है, यानी कार्बन का जो एलिमेंट है वो एक है। अब इसकी मास अगर देखा जाए तो ये कार्बन का जो मास है वो 12 ग्राम है। ठीक है, कार्बन का अगर हम एटॉमिक मास देखें तो वो 12 ग्राम है। एटॉमिक मास क्या होता है कि जो भी एटम होता है उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, टोटल जो तादाद होती है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो कार्बन का जो टोटल एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो 12 होते हैं, तो लिहाजा कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 ग्राम है। ठीक है, दोनों तरफ जो है वो कार्बन का मास 12 ग्राम है। द रेशो बिटवीन द मासेस ऑफ ऑक्सीजन इनफैक्ट 1:2। चेंज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन चेंज हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन के एलिमेंट की तादाद 1 है और कार्बन डाइऑक्साइड में एलिमेंट की तादाद 2 है।
तो रेशो हमारे पास क्या बना, ऑक्सीजन का 1:2 एंड द रेशो इज़ इन स्मॉल होल नंबर, और रेशो हमारे पास स्मॉल होल नंबर्स में है। तो ये जो वो लॉ बयान कर रहा है कि दो कंपाउंड्स मिलकर नया कंपाउंड बनाते हैं, तो इसका रेशो जो चेंज होने वाला कंपाउंड है, चेंज होने वाला कंपाउंड इसमें क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर जो है वो रेशो हमने देखा तो क्या निकला, सिंपल होल नंबर 1:2। मज़ीद आपको बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए एक और एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा बेहतर कर लूँ, यहाँ पर कार्बन नहीं हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और हमारे पास कंपाउंड है हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म 2 ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो आप जानते हैं यूजुअल जो एलिमेंट है वाटर का H2O ये बनता है। इसके साथ ही हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो एक और कंपाउंड बनता है जिसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है H2O2। अब हेयर डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन आर कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम। अब देखें यहाँ पर हमारे पास अगेन यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन की तादाद चेंज हो रही है, ठीक है। एलिमेंट दोनों सेम है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है कार्बन वाटर के अंदर H2O के अंदर, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर भी दो ही एलिमेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन फ़र्क क्या है, हाइड्रोजन दोनों में सेम है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की तादाद 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के एलिमेंट की तादाद 2 है। चेंज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन चेंज हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 था और यहाँ पर ऑक्सीजन की जो एलिमेंट की तादाद है वो क्या है, 2 है। तो लिहाजा यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन की तादाद अगेन यहाँ पर जो है वो डिफरेंट हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमने इसका जो रेशो लिया तो क्या रेशो निकला, 1:2 यानी स्मॉल होल नंबर का रेशो निकला। तो ये लो हमें यही एक्सप्लेन करता है कि जब दो कंपाउंड्स आपस में मिलकर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स बनाते हैं, दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तो जो चेंज होने वाला एलिमेंट होता है उसका अगर हम रेशो लें तो वो स्मॉल होल नंबर होता है या सिंपल मल्टीपल रेशो होता है। थैंक यू। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्टेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन विद एग्जांपल, यानी कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल हमें बयान करना है एग्जांपल की मदद से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन 1792 या 94, ठीक है। यहाँ पर हमें बुक में जो है वो 2 ईयर्स बताए गए हैं, 92 और 94। इसमें साइंटिस्ट ने लिटरेचर उन्होंने ये लॉ बयान किया है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसके अंदर स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर सेपरेटली कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइन विद वन अनदर शेल बी ईदर इन द सेम रेशो और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। यानी इस लॉ के अंदर जो है वो 3 एलिमेंट्स के बारे में बात की जा रही है। वो 3 एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं या 3 मुख्तलिफ कंपाउंड बनाते हैं तो उनके मासेस का रेशो आपस में किस तरीके से सेम होता है और उनका आपस में क्या कंपैरिजन होता है, इसको हम जो है वो बेहतर तरीके से आगे इसकी एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स विच शो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स विद द थर्ड एलिमेंट। यानी ये जो लॉ है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसको हम एग्जांपल्स की मदद से आसानी से समझ सकते हैं और इसके अंदर हम ये समझेंगे कि किस तरीके से 2 एलिमेंट्स जो है वो तीसरे एलिमेंट के साथ मिलकर जो है वो एक नया कंपाउंड जो है वो मुख्तलिफ कंपाउंड बनाते हैं और इनके जो मासेस का रेशो होता है वो भी सेम होता है। अब देखें मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। C एंड O, यहाँ पर मैंने C को रिप्रेजेंट किया है कार्बन के लिए और ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, O का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ 2 कंपाउंड्स हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन, ये सेपरेटली कंबाइन होते हैं विद हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर 2 हैं हमारे पास एलिमेंट, कौन कौन से स्टूडेंट्स, कार्बन और ऑक्सीजन। ये दोनों कंबाइन होते हैं किसके साथ, सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं टू फॉर्म मीथेन, ठीक है। अब देखें सबसे पहले यही जो कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ मिला, हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ मिला तब इसने कंपाउंड बनाया जिसको हम बोलते हैं CH4 यानी मीथेन, ठीक है। अब यही हाइड्रोजन फिर जब ऑक्सीजन के साथ मिला तब आप जानते हैं कि कौन सा कंपाउंड बनता है, वाटर का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम कंपाउंड्स कौन सा देखिए, हाइड्रोजन। यहाँ पर भी हाइड्रोजन सेम है। हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन के साथ मिला तो उसने जो है वो वाटर बनाया, H2O बनाया। इसी तरीके से हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ मिला तब इसने मीथेन बनाया। अब इन मीथेन यानी मीथेन के अंदर 3 ग्राम ऑफ कार्बन यानी C कार्बन कंबाइंड विद 1 ग्राम ऑफ H यानी हाइड्रोजन।
मीथेन के अंदर जो है वो कार्बन का जब हमने इस कंपाउंड का जब हमने सिंपल रेशो लिया तो हमारे पास रेशो क्या आया 1:3, यानी कार्बन का हमारे पास जो है वो सिंपल रेशो क्या आया 3 और हाइड्रोजन का क्या आया 1, ठीक है। इसी तरीके से एंड इन वाटर 8 ग्राम ऑफ O यानी ऑक्सीजन विद द सेम मास दैट इज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरीके से हमने जब ऑक्सीजन के अंदर देखा, H2O के अंदर देखा, तो हमारे पास क्या रेशियो बना 1:8 का, यानी हाइड्रोजन का वही हमारे पास मास था जो मीथेन के अंदर था 1 ग्राम और ऑक्सीजन का क्या मास है 8 ग्राम। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पर क्या बना रेशियो हमारे पास 1:3 और यहाँ पर क्या बना 1:8, सिंपल रेशियो हमारा बना, ठीक है। नाउ व्हेन C and O combine with each other, ठीक है, टू फॉर्म CO2। अब अगर हम यहाँ से जो डिफरेंट एलिमेंट है उसको निकाल कर आपस में रिएक्शन करवाएं, देखें यहाँ पर क्या है कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है। इन दोनों का जब हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन तो सेम है ना, अब हम इसको छोड़ देंगे, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन, इनको जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का मास लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मास का जब हम रेशो लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वही रेशो बनेगा इनका जो हमारे पास मीथेन और वाटर के अंदर आया था, यानी 3:8, ठीक है। यही लॉ हमें एक्सप्लेन करता है इन तीनों कंपाउंड्स के आपस में कंपैरिजन के बारे में। अब इसको और ज़्यादा आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए इसकी मैं रिएक्शंस आपको शो करता हूँ। जैसे व्हेन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड सेपरेटली विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि 2 एलिमेंट जो है वो थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर जो है वो नया कंपाउंड बनाते हैं। अब मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन जो है वो एक सेम एलिमेंट है, दे आर कंबाइंड इन द सेम रेशो और इन सिंपल मल्टीपल, ठीक है। अब हाइड्रोजन हमारे पास 2 कंपाउंड्स के साथ मिलता है, नई चीज़ बनाता है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर मिला कार्बन के साथ, ठीक है। अब इसके रेशो को पहले देखेंगे, देखें ये कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ मिला तो क्या बना हमारे पास CH4, ठीक है, यानी मीथेन बना। अब कार्बन हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12 ग्राम, ठीक है। एटॉमिक मास में दोबारा आपको बता दूं, एटॉमिक मास हम किसको कहते हैं कि किसी भी एटम के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद को हम उसका एटॉमिक मास कहते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास हमारा 12 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारा क्या है 2 है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसकी तादाद क्या है टोटल जो है वो 4 है, क्योंकि हमारे पास इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो कार्बन का हमारे पास मास आ गया 12 और हाइड्रोजन का आ गया 4। अब जब हम इसको सिंपल किसी टेबल से हम इसका रेशो फाइंड आउट करें तो हमारे पास जैसे 4 के टेबल से ये कट होता है तो 4 के टेबल में 4 1 पर आता है और 4 के टेबल में 12 3 पर आता है, तो हमारे पास इसका रेशो क्या बना 1:3, ठीक है। इसी तरीके से यही हाइड्रोजन कंबाइन होगा किसके साथ ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का मास हमारे पास क्या है 32, ठीक है। इसको मैं बेहतर कर लूँ क्योंकि ऑक्सीजन का हमारे पास मास वैसे तो 16 होता है, लेकिन यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये O2 है, ठीक है। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 32 और इसी तरीके से हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास इसके मॉलिक्यूल्स 2 हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 ग्राम, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ देखें ऑक्सीजन का वैसे तो हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है 16 होता है, लेकिन यहाँ पर इसके 2 एटम्स हैं तो 16 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आएगा और हाइड्रोजन के हमारे पास यहाँ 4 ग्राम जो है वो इसका मास है। इसको हमने देखा कि ऑक्सीजन का क्या आया 32 और ऑक्सीजन का मास क्या है 4। इसका भी जब हम सिंपल जो है वो रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास 4 के टेबल से निकलेगा 4 1 4 और 4 8 32। अब देखें इन दोनों रेशियोज़ के अंदर क्या सिमिलैरिटी है कि हाइड्रोजन दोनों में सेम है, तो हाइड्रोजन का हमारे पास रेशियो क्या आया 1 और कार्बन का यहाँ पर 3 आ रहा है और 8 आ रहा है। अब जब हम कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों को जब हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इनका जो रेशो होगा वो यही होगा जो यहाँ पर हमारे पास इनके साथ बन रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिएगा कि टेकिंग फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन इन द 2 कंपाउंड्स द रेशो बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑब्टेन एज फॉलोज। अब देखें यहाँ पर मीथेन हमारे पास CH4 जो बना इसका हमारा रेशो क्या बना 3:1 और यहाँ पर जो वाटर हमारा बना इसका रेशो क्या बना 1:8। लेकिन जब यही हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन आपस में हमने इनको जब रिएक्शन करवाया
तो कार्बन का देखिए हमारे पास क्या होता है, मास 12 और ऑक्सीजन का 32। इसका जब हमने सिंपल रेशो निकाला तो हमारे पास क्या निकला, इसका रेशो निकला 3:8। कार्बन का वही हमारा रेशो निकला जो कि मीथेन के साथ हमारे पास कार्बन का रेशो था, और ऑक्सीजन का वही हमारा रेशो निकला जो कि वाटर के साथ था। तो ये जो है वो कंपैरिजन हमें इस लॉ के अंदर बताई जाती है कि किस तरीके से जो 3 मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं वो मिलकर जो है वो नए कंपाउंड्स बनाते हैं और इनका रेशो आपस में क्या होता है। स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसके अंदर हम डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, कुछ टर्म्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। और यहाँ पर सबसे पहली जो टर्म है वो है एटॉमिक मास। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। लिखा है कि द एटॉमिक मास ऑफ वन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। सबसे पहले एटॉमिक मास क्या है स्टूडेंट्स, ये जो टर्म्स ऐसी टर्म्स हैं कि आगे जब हम मज़ीद और चैप्टर्स की डिस्कशन करेंगे या पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये काफ़ी मरतबा रिपीटेड होने वाली टर्म्स हैं। तो हम सबसे पहले इनको समझ लेते हैं कि ये है क्या। एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास का आगे कभी भी जिक्र आए तो हमारे जहन में कौन सी बात आनी चाहिए, किस बात को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटॉमिक मास के ज़रिए से। देखिए स्टूडेंट्स, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता है कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक इसका इंटरनल पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और एक उसका एक्सटर्नल पार्ट होता है जिसको हम ऑर्बिट या फिर शेल कहते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 2 उसके सब पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो उसका एक्सटर्नल पार्ट होता है जिसको हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं, उसके अंदर उसका एक सब पार्टिकल होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जो एटॉमिक मास है वो डिपेंड करता है पूरा का पूरा उसके न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, अब जैसे हमने अभी बात की कि न्यूक्लियस के अंदर 2 सब पार्टिकल होते हैं, कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास क्या है, मास देखें किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। मास जो वर्ड है ना वो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है कि उस चीज़ के अंदर कितनी क्वांटिटी है। तो जो भी एटम होता है वो कंप्लीट उसकी जो क्वांटिटी है वो होती है, वो डिपेंड करते हैं उसके न्यूक्लियस के ऊपर। और न्यूक्लियस में 2 सब पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लिहाजा जो एटॉमिक मास होता है वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो टोटल तादाद होती है उसका जो सम होता है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल में हम देखेंगे कि सोडियम एक कंपाउंड है, एक एटम है, उसके न्यूक्लियस के अंदर उसके जो प्रोटॉन है उनकी टोटल तादाद है 11। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन उसके अंदर मौजूद है उसकी टोटल तादाद है 12। ठीक है, यानी 11 प्रोटॉन है और 12 जो है वो न्यूट्रॉन है। एन रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूट्रॉन को, और यहाँ पर पी का मतलब क्या है, प्रोटॉन। अब जब हमने इनको सम किया, इनको टोटल किया, तो हमारे पास क्या बना, 23। तो हम ये कहेंगे कि जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास क्या है, 23। तो एटॉमिक मास कहाँ से आया, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो टोटल तादाद होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक मास। अब आगे मैंने लिखा है AMU। AMU जो है वो क्या होता है, किसी भी एटम के जो मास को रिप्रेजेंट करने की यूनिट होती है जिसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूले को हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी कहते हैं। लिखा है कि सच अ केमिकल फॉर्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द एलिमेंट्स इन वन फॉर्मूला यूनिट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर इस कॉल्ड 2 बार आ गया, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लूँ। ठीक है, इस कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, देखिए कोई भी कंपाउंड है ना, अब उस कंपाउंड को हम ये देखते हैं कि वो कंपाउंड फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि वो कंपाउंड किससे मिलकर बना है और उसके अंदर जो है वो एटम की तादाद कितनी है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है C6। ठीक है, और इसके साथ H जो होता है वो होता है 12, और ऑक्सीजन इसके साथ होता है 6। ठीक है, अब ये जो वो बेसिकली फॉर्मूला है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास 3 जो है वो एलिमेंट्स हैं, 3 एटम्स हैं, कौन कौन से, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन की तादाद क्या है, 6, हाइड्रोजन के जो है वो एटम की तादाद क्या है, 12, और ऑक्सीजन की तादाद क्या है, 6। अब देखें ये हमारा एक फॉर्मूला है किसका, ग्लूकोज का।
लेकिन अब हम देखते हैं कि इनकी जो तादाद है इनको हम इसका मज़ीद सिंपल रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखें ये तीनों जो है वो टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे इसको अगर हम 6 के टेबल से डिवाइड करें तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, अगेन 6 1 ज़ा 6। तो इसको हमने क्या करना है, सिंपल रेशो में डिवाइड कर लेना है, सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर लेना है। जब हम इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा C1H2O1। ठीक है, अब यहाँ 6 तो था, इसको हमने जो है वो सिंपल रेशो में डिवाइड कर लिया, 6 1 ज़ा 6 और 12 जो है वो 6 के टेबल में 2 पर आता है, लिहाजा यहाँ 2 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है इसी ग्लूकोज का, ये इसका फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है इसको हम बोलेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि ये इस फॉर्मूले की बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये फॉर्मूला हमें क्या करता है कि हमें उस एलिमेंट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो बता देगा कि इसको क्या इसकी सिंपलेस्ट जो है वो रेशो बन रहा है। अब यहाँ तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम जहाँ भी 1 होता है उसको शो नहीं करते, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट जिसके नीचे कोई भी नंबर ना हो तो वो हम यही एज्यूम करते हैं कि वहाँ पर क्या है, 1 है। तो इसको एम्पेरिकल फार्मूला को आप चाहे इस तरीके से लिखो या चाहे इस तरीके से लिखो, एक ही बात है। अब आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल वाटर की। ठीक है, अब यहाँ वाटर हमारे पास फॉर्मूला आपको पता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2 और O, यानी अब इसका अगर हम देखें तो क्या रेशो बनेगा, हाइड्रोजन की तादाद हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के एटम की तादाद 2 है और ऑक्सीजन के नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ऑक्सीजन की तादाद क्या है, 1 है। अब इसको देखेंगे कि हम इसको मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। देखें मज़ीद ये किसी टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, दोनों नंबर्स, ये स्मॉल होल जो है वो नंबर्स हैं हमारे पास, इसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, रेशो नहीं निकल सकता। तो लिहाजा हमारा ऑक्सीजन का यही फार्मूला, हम इसको एम्पेरिकल फार्मूला भी कहेंगे। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या है कि किसी भी फार्मूले की सिंपलेस्ट फॉर्म जो हम उसको डिवाइड करने के बाद सिंपल रेशियो जो निकले, सिंपलेस्ट फॉर्म जो निकले, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी हमारे पास टर्म है, वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। लिखा है कि अ केमिकल फार्मूला विच शोज द एक्चुअल और एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला वही बात है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को जो है वो बताता है। जैसे यही ग्लूकोज का फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर ग्लूकोज का फार्मूला क्या बताता है कि यहाँ पर इसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन की तादाद 6 होगी, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 12 होंगे और ऑक्सीजन की तादाद जो है वो 6 होगी। इसको मज़ीद सिंपल नंबर्स में डिवाइड नहीं किया गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। और अगर हम इसके जो नंबर्स हैं इनको हम सिंपल रेशो में डिवाइड कर लेंगे तो वो हमारा फार्मूला कौन सा बन जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है, हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर हम इसको सिंपलेस्ट रेशो में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बनेगा, एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा। आगे हम बात करते हैं, नंबर 4 है मोलर मास। ठीक है, मोलर मास में क्या लिखा हुआ है, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम नॉन एज मोलर मास। ठीक है, जो भी हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है अगर हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मोलर मास बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखें नॉर्मली हम मास को किस में हम जो है वो एक्सप्रेस करते हैं या उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम यूनिट होती है। ठीक है, यूनिट क्या होती है, ग्राम या किलोग्राम होती है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से होगा, जो भी हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसको अगर हम ग्राम में मेजर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12 AMU। अब कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, 12 AMU। ठीक है, 12 AMU एंड देयरफॉर द मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम। अब इसी को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मोलर मास ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 12 ग्राम। ठीक है, तो मोलर मास हमारा क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूलर मास को किस में एक्सप्रेस करना, ग्राम में एक्सप्रेस करना, वो क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। लास्ट हमारे पास जो टर्म है वो है एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर क्या है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स। दिस नंबर इज नॉन एज एवोगैड्रोस नंबर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं उनको हम नॉर्मली जो है वो नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि उनकी तादाद जो है वो बहुत 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 छोटी होती है और बहुत ही छोटी तादाद में वो होते हैं। उनके अगर जैसे हम थोड़ी सी भी मिकदार अगर हम किसी भी कंपाउंड की लेते हैं तो उसके अंदर लाखों करोड़ों एटम जो है वो मौजूद होते हैं।
अब प्रॉब्लम ये थी कि हम उसको मेजर किस तरीके से करें, क्योंकि उनकी तादाद काफ़ी छोटी है, तो हम उसको किस तरीके से मेजर करते हैं। पहले के दौर में तो जब वो ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं होते थे कि वो इतनी छोटी चीज़ों को देख सकें, तो लिहाजा उस वक्त एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एवोगैड्रोस, उन्होंने एक नंबर प्रोवाइड किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से हम उस नंबर्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उनकी तादाद को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो नंबर क्या था, वो नंबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23। एवोगैड्रोस ने कहा कि अगर हम वन मोल किसी भी सब्सटेंस का लेते हैं तो वो उसके अंदर जो है वो यहाँ एटम का लेते हैं, तो उसके अंदर जो है वो एटम की क्वांटिटी, एटम की तादाद कितनी होगी, 6.02 एक्सपोनेंट 23 होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये मोल कितना है, अब वन मोल क्या होगा। वन मोल के लिए उन्होंने बताया कि किसी भी एटम का वन मोल को हम स्टैंडर्ड किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम 12 ग्राम ऑफ कार्बन लेंगे, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड उन्होंने लिया कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो किसी भी कंपाउंड के वेट के बराबर अगर हम कोई चीज़ लेते हैं वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। और 1 मोल के अंदर जो है वो उसके एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की जो तादाद होगी वो कितनी होगी, 6.02 एक्सपोनेंट 23 होगी। और इस नंबर को क्या कहा जाता है, एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता है। और इसको किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, इसको यहाँ पर NA जो शो किया गया है इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। N का मतलब होता है नंबर और A का मतलब एवोगैड्रोस। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स। यानी हमें केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बतानी है और इसकी टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which the nature and composition of compound of some substances is changed। यानी केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो कुछ सब्सटेंस की जो है वो नेचर्स और उसकी कंपोजिशन है, यानी उसकी जो खुसूसियात और उसकी जो बनावट है वो चेंज हो जाती है। कभी कभार उनकी जो है वो स्टेट्स भी चेंज हो जाती है, यानी उसकी हालत भी चेंज हो जाती है केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। यानी केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें हम किसी दो मुख्तलिफ जो है वो कंपाउंड्स को मिलाएं तो एक ऐसा नया कंपाउंड बनता है जिसकी जो है वो नेचर या जिसकी बनावट या जिसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम कहें तो पहले के मुकाबले में बिल्कुल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ आप एग्जाम्पल में देखें, मेरे पास है हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन के नीचे मैंने छोटा सा G लिखा है, G का मतलब क्या है, गैस, यानी ये गैसियस फॉर्म के अंदर है, ठीक है। और यहाँ ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके नंबर ऑफ एटम्स को, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी इसके नंबर ऑफ एटम्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये रिएक्ट किसके साथ करता है, O यानी ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ भी मैंने नीचे स्मॉल G लिखा है, G रिप्रेजेंट करता है गैसियस फॉर्म को, कि ये दोनों कंपाउंड किस फॉर्म में है, रिएक्शन से पहले गैसियस फॉर्म में है। और ऑक्सीजन के लिए भी यहाँ पर मैंने नीचे 2 यहाँ लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ये भी कितने हैं, 2 हैं। अब देखें, एक और बात बताता चलूँ कि रिएक्शन से पहले यानी एरो की जो टेल की तरफ, एरो की जो दुम की तरफ जो एलिमेंट्स हमारे पास लिखे होते हैं या जो कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट 2 हैं, ठीक है, दोनों गैसियस फॉर्म में हैं। जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन करवाने के बाद हमारे पास कंपाउंड बना H2O और ये किस फॉर्म में है, L, इसके नीचे L मैंने लिखा है, L का मतलब लिक्विड फॉर्म में। अब आप खुद देखें कि यहाँ पर रिएक्शन से पहले हमारे पास जो कंपाउंड थे वो किस फॉर्म में थे, गैसियस फॉर्म में थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग थी, उसकी नेचर अलग थी बिल्कुल। और जैसे इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया तो बिल्कुल अलग स्टेट बन गई, यानी कहाँ से गैसियस फॉर्म और बिल्कुल इससे किस में चेंज हो गया, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, नीचे दी गई हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर एज फॉलोज। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या है, इसमें लिखा है सच ए केमिकल रिएक्शन in which various reactants produce a single product is called chemical reaction, ठीक है। इसको मैं केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा सही कर लूँ, यहाँ आएगा एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ देखें,
कि एडिशन रिएक्शन क्या है, ये टाइप है केमिकल रिएक्शन की। अब केमिकल रिएक्शन तो हम समझ चुके हैं ना, केमिकल रिएक्शन क्या है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलकर एक बिल्कुल चेंज हो जाएं, और एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपाउंड्स की नेचर कंपोजिशन चेंज हो जाती है। अब इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्में हैं केमिकल रिएक्शन की, जिसमें से पहली किस्म है, पहली टाइप है एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन को हम कैसे पहचानेंगे? एडिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स होते हैं, वेरियस रिएक्टेंट्स होते हैं, सॉरी, वो मिलकर एक जो है वो प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। यानी जो भी आप केमिकल रिएक्शन देखें उसमें आपने नोट करना है कि उसके अंदर रिएक्टेंट्स एक से ज़्यादा हों, ठीक है, दो हो, तीन हो, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो? सिर्फ एक ही हो। उसके बाद जो प्रोडक्ट क्या बने? सिर्फ एक ही बने, तो इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखें, हमारे पास कंपाउंड है। पहला है CaO, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये दो हमारे पास रिएक्टेंट हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एरो के पीछे जो हमारे पास जो कंपाउंड्स लिखे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की तादाद एक से ज़्यादा है, और ये दोनों मिलकर कितने कंपाउंड बना रहे हैं? एक ही कंपाउंड। ये जब आपस में इन्होंने रिएक्शन किया तो हमारे पास कंपाउंड क्या बना? एक ही कंपाउंड बना, CaCO3। अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास बना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एडिशन। यानी रिएक्टेंट्स, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट्स की तादाद एक से ज़्यादा हो, लेकिन प्रोडक्ट की तादाद क्या हो? सिर्फ एक ही हो, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन कहेंगे। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास टाइप, वो है सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या है? सच अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट विच मस्ट बी अ कंपाउंड produces two or more product is called simple decomposition reaction। अब ये एडिशन रिएक्शन का बिल्कुल वाइस वर्सा है। एडिशन रिएक्शन में क्या था कि एक से ज़्यादा कंपाउंड रिएक्टेंट्स मिलकर जो वो एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, जबकि इसमें क्या है कि रिएक्टेंट एक ही हो। उसको जब हम, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि रिएक्टेंट जो हो, एक हो, वो हमेशा कंपाउंड ही होना चाहिए, वो एटम ना हो, क्योंकि एटम जो है वो ब्रेक नहीं हो सकता, वो क्योंकि सबसे जो है वो सिंपल फॉर्म होती है, वो कंपाउंड हो, ठीक है। कंपाउंड ब्रेक होकर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएं, उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे यहाँ एग्जांपल में मैं आपको शो करता हूँ, ये रहा हमारे पास एक एलिमेंट है KClO3, ठीक है। अब ये कंपाउंड है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। अब ये एक कंपाउंड, अब इसको हम रिएक्टेंट में देखें, हमारे पास जो वो क्या है? सिर्फ एक ही कंपाउंड है। अब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब जब अब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो हम इसको किसके साथ रिएक्शन करवाएं? जब भी एक कंपाउंड होगा तो हम उसको क्या करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं, या किसी और सूरत में हम उसको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कैल्शियम क्लोराइड है, इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या होता है? ये ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है, इसके अंदर रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास एक से ज़्यादा बनते हैं। कौन कौन सा बना? यहाँ पर KCl बना और ऑक्सीजन गैस बनी। अब आपने देखा यहाँ पर रिएक्टेंट हमारे पास क्या था? एक था, प्रोडक्ट क्या बना? एक से ज़्यादा। तो इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ कि जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे और वो एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको हम एडिशन रिएक्शन कहेंगे। और जिस केमिकल रिएक्शन में एक ही हमारे पास रिएक्टेंट होगा, उसको हम हीट करें या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, और उसके बाद वो एक से ज़्यादा हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आगे हमारे पास जो है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सच अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एटम डिस्प्लेसेस अनदर एटम फ्रॉम कंपाउंड इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कि एटम क्या करता है? डिस्प्लेस होता है। डिस्प्लेस का मतलब अपनी जगह को चेंज करता है, ठीक है, और नया कंपाउंड बनाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिएक्शन में हम देखेंगे एग्जांपल के अंदर कि रिएक्टेंट में हमारे पास दो कंपाउंड है, एक एटम है हमारे पास कार्बन का
और दूसरा कंपाउंड है हमारे पास H2O यानी वाटर का, ठीक है। और इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, रिएक्शन के बाद भी हमारे पास कितने प्रोडक्ट बने, 2 बने, एक CO जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं और एक H2 यानी हाइड्रोजन गैस। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, सच ए केमिकल रिएक्शन यानी ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर एटम डिस्प्लेस होता है, यानी एटम अपनी जगह को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, यानी जगह को तब्दील करता है दूसरा कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन में एक कार्बन का एटम है और यहाँ पर एक सब्सटेंस है हमारे पास, कौन सा कंपाउंड है, वाटर का। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और इन्होंने जब आपस में रिएक्शन किया तो रिएक्शन के बाद भी हमारे पास कितने प्रोडक्ट बने, 2 बने, एक CO जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं और एक H2 जिसको हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि देखिए हमारे पास रिएक्शन से पहले जो ये ऑक्सीजन का एटम है ये किसके साथ था, रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन के साथ था, ठीक है। अब इसने जब हमने इसको रिएक्शन करवाया तो रिएक्शन के बाद क्या फ़र्क आया कि ये जो ऑक्सीजन था रिएक्शन के बाद किसके पास चला गया, कार्बन के पास चला गया, यानी इसने अपनी जगह को डिस्प्लेस किया, अपनी जगह को इसने चेंज किया, ठीक है। कोई नई चीज़ नहीं आई, इसने क्या किया, पहले ये हाइड्रोजन के साथ था, फिर रिएक्शन जब हमने करवाया तो रिएक्शन के बाद किसके पास चला गया, कार्बन के साथ चला गया। तो जब भी ऐसा रिएक्शन हो जिसके अंदर एटम अपनी जगह को चेंज करता है, ठीक है, डिस्प्लेस हो, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल यानी एक ही हमारे पास एटम जो है वो अपनी जगह को चेंज करे, तो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद जो नंबर 4 है हमारे पास टाइप, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर भी सिमिलैरिटी होगी कोई ना कोई, क्योंकि वहाँ पर फ़र्क क्या है, सिंगल है और यहाँ पर डबल है। हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। लिखा है कि सच अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर रेडिकल्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इसमें 2 कंपाउंड्स अपने रेडिकल्स को आपस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी अपने बेसिक जो कंपाउंड को आपस में वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी 2 कंपाउंड्स आपस में डिस्प्लेस होते हैं, जगह को चेंज करते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक ही एटम ने जगह चेंज की थी, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, 2 कंपाउंड्स आपस में अपने रेडिकल्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब ये एग्जाम्पल्स में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है AgNO3, ये रिएक्शन करेगा NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। रिएक्टेंट में हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं और प्रोडक्ट में भी हमारे पास क्या है, 2 ही हैं। अब क्या बना, प्रोडक्ट में हमारे पास AgCl बना और क्या बना, NaNO3 बना। अब इसके अंदर क्या चीज़ सिमिलर है, देखें कि यहाँ पर पहले जो Cl का जो कंपाउंड है ये किसके साथ है, Na के साथ है, यानी सोडियम के साथ है। रिएक्शन से पहले जब हमने रिएक्शन करवाया तो Na ने और Ag ने, ठीक है, यानी इस सिल्वर ने और इस सोडियम ने दोनों ने अपने रेडिकल्स को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। Na ने क्या लिया, इसका NO3 अपने पास ले लिया और Ag ने क्या लिया, अपने Cl को, इसके Cl को अपने पास ले लिया। तो यहाँ पर क्या बना, AgCl और साथ में क्या बना, NaNO3, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें 2 कंपाउंड्स अपने रेडिकल्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद जो लास्ट है वो है कंबशन रिएक्शन, ठीक है। कंबशन रिएक्शन में क्या है, सच ए केमिकल रिएक्शन इन विच आ सब्सटेंस इज बर्न आउट इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। कंबस्ट का मतलब होता है बर्न होना, यानी कंबस्ट का मतलब होता है जलना। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो है वो कंपाउंड या सब्सटेंस हैं वो ऑक्सीजन की सूरत में जलते हैं, ठीक है, बर्नड आउट होते हैं, जल जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड तो बनता है, साथ ही साथ क्या बनती है, हीट बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि ये बर्न होता है, जलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन बोलते हैं।